बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने डेटाबेस को अपने वेब पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसमें टेबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम्स किस तरह बनाए जाते हैं और उसमें डाटा को इंसर्ट, डिलीट या अपडेट किस तरह किया जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम उस डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस किए बगैर उससे अपने वेबसाइट वेब पेज के साथ कनेक्ट करें और फिर वेब पेज के थ्रू उसमें डाटा एंट्रीज करें या डाटा की मैनिपुलेशन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस डेटाबेस का मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, आई लॉस्ट दैट वन, लेकिन मैंने यहाँ एक और डेटाबेस क्रिएट कर लिया है विद द नेम ऑफ ब्लॉगर और उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया ब्लॉग पोस्ट के नाम से। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास ब्लॉग पोस्ट आईडी एक प्राइमरी की है। मैंने इस पे आपको डिटेल में बताया था कि प्राइमरी की हमारे पास एक यूनिक कॉलम होता है जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। आप इसे देखें तो ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट की जो फील्ड होती है उसमें डाटा हमने इंसर्ट नहीं करना होता, वो डाटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है। टाइटल है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है। टाइटल वारचार है, वेरिएबल कैरेक्टर 250 लेंथ के साथ। डिस्क्रिप्शन हमारे पास टेक्स्ट है। इमेज हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर 40 लेंथ है। ये क्या है, ये क्यों है, इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इमेज अपलोडिंग पे काम करेंगे। और उसके बाद मेरे पास एक फील्ड है पोस्टेड एट, जिसकी टाइप डेट टाइम है, यानी ये ब्लॉग पोस्ट किस वक्त पोस्ट की गई। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें डाटा इंसर्ट करने का एक वे तो ये है कि यहाँ हम इंसर्ट के सेक्शन से इंसर्ट कर लें। ब्लॉग पोस्ट ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। टाइटल है and this is description and image हम null रहने देंगे, अभी हम image को insert नहीं कर रहे। और ये current time ऑटोमेटिकली वो fetch कर रहा है। go पे टैप करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डाटा insert हो चुका है। हम ब्राउज पे जाके इसको व्यू भी कर सकते हैं, बट हमें ये काम इस तरह नहीं करना। हमें इसकी हैंडलिंग अपने वेब पेज से करनी है। इसके लिए हमें कोड लिखना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है वेबसाइट के साथ और वेबसाइट से डाटा को हमने इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना है जहां पे हम डेटाबेस के एक्शंस परफॉर्म करेंगे। राइट नाउ यहाँ एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं database.php के नाम से। अभी हम रॉ डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरह हम कोड के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपर फ्रंट एंड बना के उस पर काम करेंगे और जो हमने रॉ एग्जांपल की होगी उसको हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ एक फाइल क्रिएट की database.php। इस फाइल को हम अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। देयर वी गो। राइट नाउ इसमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ कुछ भी पुट नहीं किया। PHP का कोड है, सो हमें PHP के टैग्स चाहिए। लेट मी जूम अ बिट। और उसके बाद अब सबसे पहले मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए। डेटाबेस को PHP के थ्रू कनेक्ट करने के बहुत से वेज हैं, जिसमें से 3 बहुत पॉपुलर वेज हैं। एक MySQL के थ्रू, दूसरा MySQLi के थ्रू एंड थर्ड वन PDO के थ्रू, जिसका आपको डमी कोड इस वक्त स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, जो कि AI ने जनरेट कर दिया है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो AI को कंप्लीटली डिसेबल कर दें। AI के थ्रू लर्निंग नहीं की जा सकती बिल्कुल भी। हाँ, AI आपके काम कर सकती है, आपके टास्क परफॉर्म कर सकती है एफिशिएंटली, लेकिन उससे आपको लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एनीहाउ, MySQL पहले यूज़ किया जाता था। PHP के ओल्डर वर्जन PHP 5.3 या 4.7 से पहले जो वर्जन्स थे उनमें MySQL यूज़ किया जाता था PHP डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, PHP की कनेक्टिविटी के लिए MySQL के साथ। लेकिन उसके बाद फिर वो डेप्रिकेट हो गया, उसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई। अब हम यूज़ करते हैं या तो MySQLi या PDO। MySQLi इंस्टांस बेस्ड होता है। अभी हम इंस्टांस क्या होते हैं या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनकी डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। और PDO स्टैंड्स फॉर PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स। डाटा ऑब्जेक्ट्स को तो अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की है और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा।
सो उसको हम साइड लाइन करते हैं। हम MySQLi पे काम करते हैं कि जिसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। जब भी हम अपनी वेबसाइट के साथ डेटाबेस की इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सर्वर कनेक्टिविटी एंड सेकंड स्टेप होता है हमारे पास डेटाबेस एक्सेस। एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास हम क्रिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सो हम ये एक्शंस तब परफॉर्म कर सकेंगे जब हम अपने सर्वर के साथ अपने वेब पेज को कनेक्ट कर देंगे। और किस तरह कनेक्ट करेंगे उसके लिए हमें कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। वो क्रेडेंशियल्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से होम पे आएँ। होम पे आने के बाद आप यहाँ यूज़र अकाउंट्स की एक टैब देखेंगे। इस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ आपको कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। जो मोस्ट फेमस हम यूज़ करते हैं वो है रूट लोकल होस्ट के साथ विद नो पासवर्ड। इसमें सारी प्रिविलेजेस होती हैं, हम डेटाबेस के साथ हर तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले कनेक्टिविटी के लिए हमें ये रिकॉर्ड चाहिए होता है। या आप यहाँ आके ना भी देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, इसका होस्ट नेम लोकल होस्ट होता है और इसका पासवर्ड नहीं होता और इसमें हर किस्म की प्रिविलेजेस होती हैं आपको। सो हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। हमें 4 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? हम यहाँ 4 वेरिएबल बना लेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए होस्ट नेम, जो कि हमें पता है हमारे पास लोकल होस्ट है। होस्ट नेम हमारे पास लोकल होस्ट है। उसके बाद हमें चाहिए यूज़र नेम। यूज़र नेम हमारे पास है रूट। उसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड हमने देखा नो पासवर्ड मीन्स एम्प्टी पासवर्ड। इसका ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ पे नो लिखना है, नो, आपने इसको एम्प्टी रहने देना है। और उसके बाद आपको चाहिए डेटाबेस का नेम। अब डेटाबेस का नेम क्या है? डेटाबेस का नेम आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ BLOGGER, ब्लॉगर। सो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा BLOGGER। हमें ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, सर्वर की कनेक्टिविटी के लिए। इससे हम इन 3 चीज़ों से हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं और इस 4th पैरामीटर से हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कनेक्टिविटी के लिए MySQLi यूज़ करना है। MySQLi क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हें हम फ़िलहाल के लिए पॉज कर रहे हैं। एनी हाउ, MySQLi एक डेटाबेस का इंस्टांस इसको कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा? सॉर्ट ऑफ दिस। आप इसको DB कह लें, डेटाबेस कह लें, आप इसको कनेक्शन कह लें, कौन कह लें, कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। लेट्स हम इसको डेटाबेस कह लेते हैं क्योंकि हम इस कनेक्शन में डेटाबेस भी कनेक्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ एक कमांड देनी है न्यू की। न्यू की कमांड होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें? MySQLi का। MySQLi का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? हमें उसको ये 4 पैरामीटर पास करने हैं, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड DB नेम। जब हम इस तरह ये 4 पैरामीटर पास कर देंगे तो उसके बाद हमारा डेटाबेस या तो कनेक्ट हो जाएगा या कनेक्ट नहीं हो पाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी चौथी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बट इसे चेक कैसे करेंगे? द पॉइंट इज दैट हमने जो डेटाबेस कनेक्ट किया है ना, इसको देखते हैं ये है क्या एक्चुअल में। इसको हम डंप करके देखते हैं DB को। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आपने देखना हो ना कि उसमें वैल्यू क्या आई, वो है क्या चीज़, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप उसे डंप करके देख सकते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड हियर यू कैन सी कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं। ये रिकॉर्ड्स कैसे हैं? देखें, यहाँ पे अफेक्टेड रोज हैं 0 क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ कनेक्टिविटी की है, किसी रो को नहीं छेड़ा। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन MySQL IND 8.2.12 PHP का वर्जन है। क्लाइंट वर्जन आ गया। कनेक्ट एरर नंबर, ये हमारे पास एक पैरामीटर है हमारे ऑब्जेक्ट का। कौन से वाला ऑब्जेक्ट? जो हमने MySQLi का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो सेव किस में हुआ? DB में। सो डेटाबेस इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत से एक्शंस होते हैं, बहुत से डाटा टाइप्स होती हैं, बहुत सी वैल्यूज होती हैं। उसमें से एक वैल्यू है कनेक्ट एरर नंबर। अगर ये एरर नंबर 0 हो, इट मीन्स के डेटाबेस में कोई कनेक्टिविटी में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया।
अगर कोई एरर आएगा तो ये कनेक्ट एरर नंबर जो है ये 0 नहीं होगा। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं होस्ट नेम गलत लिख दूँ, लेट्स सपोज LLHOST कर दूँ मैं, अब ये होस्ट नेम तो नहीं एग्जिस्ट करता। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ नजर आएगा एक एरर। उसने आपको यहाँ पे एक एरर दे दिया, MySQL कंस्ट्रक्ट PHP नेटवर्क गेट एड्रेस इन्फो फॉर लोकल होस्ट फेल्ड। वो कह रहा है नो सच होस्ट इज नाउन, कि आप जिस होस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो होस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें पता है हमने होस्ट का नेम गलत लिख दिया। इन केस अगर हम यूजर नेम गलत लिख देते हैं, ROOT कर देते हैं रूट को, अब हम इसको रिफ्रेश करें, अब आप देखेंगे कि यहाँ एक और एरर आ गया। वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट। एक्सेस डिनाइड कर दी उसने इस यूजर के लिए, क्योंकि ये यूजर तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगेन हमें पता चल गया कि क्या एरर है। और उसके बाद अगर हम यहाँ कुछ पासवर्ड लिख दें तो आप देखेंगे तब भी हमें एक्सेस डिनाइड ही मिलेगी, क्योंकि अब हमने यूजर रूट को तो एक्सेस किया है लेकिन हमने उसका पासवर्ड गलत लिख दिया है। सो हम जहां भी मिस्टेक करेंगे वो मिस्टेक हमें हाईलाइट कर देगा। अब ये जो एरर्स है ना, ये एरर्स फैटल एरर्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के एरर्स। जब हम डेवलपमेंट ऑफ करते हैं तो उसके बाद जो एरर्स होते हैं वो दूसरी तरह के एरर्स मिलते हैं हमें। एनीहाउ जब हम लाइव प्रोडक्शन पे जाएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन जब डेवलपमेंट करते हैं तो ये हमारे एरर्स बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं और ये बताते रहते हैं कि किस जगह पे एरर आया है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ db connect error number, ओके, अगर db connect error number is not equal to 0, अगर 0 नहीं है, इट मीन्स कि कोई एरर नंबर जनरेट हो गया है। तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने सर्वर की एक्सेस डिनाई कर देते हैं, हम अपने वेब पेज के एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर तो हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिपेंड करती है हमारे डेटाबेस की एक्सेस पे, तब तो हम डाई कर देंगे। डाई से क्या होता है कि डाई से आगे जितना मर्जी कोड लिखा हो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ठीक है, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इसको रिफ्रेश करें तो अभी डाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एरर जनरेट नहीं हुआ। मैं आपको एरर जनरेट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इसका यूजर नेम गलत लिख दिया, ठीक है, अब एरर जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब डाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने डेवलपमेंट का एरर दिखा दिया। इन केस अगर हमारी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो गई है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, फिर हमारा पेज जो है वो डाई नहीं होगा। डाई से क्या होता है मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। हेलो, अब इसके बाद मैं जितनी मर्जी कमांड्स लिखता हूँ, वेलकम टू PHP, सेव करें, रिफ्रेश करें, हेलो से आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आप। क्यों प्रोसीड नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने डाई कर दिया। जहां पे आप पेज को डाई कर देते हैं, किल कर देते हैं, उससे आगे जितना मर्जी कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। सो अब अगर हम यहां से आगे मूव कर जाएंगे और आगे हमारी आउटपुट जनरेट होगी, इट मीन्स कि हम इस डाई के अंदर नहीं आ सके। इट मीन्स कि हमारे पास कोई कनेक्शन एरर नंबर जनरेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि हमारी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल थी। ओके, जब कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद अब हम क्या करेंगे? उसके बाद अब हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड की इंसर्शन यानी क्रिएशन, क्रिएट और इंसर्ट एक ही चीज है। इसके लिए हम यूज करते हैं क्यूरी। एक्चुअली हम कोई भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्यूरी ही यूज करते हैं और उसको SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। इंसर्ट कैसे किया जाता है? इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है इंसर्ट करना। इसके लिए हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। चले हम सबसे पहले एक क्यूरी बिल्ड करते हैं। ठीक है, क्यूरी कह सकते हैं या क्यूरी स्ट्रिंग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक हमारी स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है। इसको क्रिएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, सो हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इंसर्ट की कमांड, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इसको अपर केस में लिखना है। लेकिन चूंकि ये SQL का कीवर्ड है, इसलिए बीइंग अ डेवलपर हमारी ये प्रैक्टिस होती है, ये कन्वेंशन होती है कि हम SQL के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अपर केस में ही लिखते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद अब हमने बताना है हमारा टेबल क्या है। सो हमें पता है हमारे टेबल का नेम है ब्लॉग पोस्ट। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं ताकि हम इसको जरा अच्छे से व्यू कर सकें।
देयर वे गो। ये है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट जिसमें एक एंट्री है जो कि हमने मैनुअली यहाँ से परफॉर्म की थी। हम वापस आते हैं, यहाँ टेबल का नेम लिखेंगे ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट के बाद हमें जो फील्ड्स हैं वो मेंशन करनी है, लेकिन कैसे मेंशन करनी है? हमें पैरेंथेसिस के अंदर उन फील्ड्स के नाम लिखने हैं तरतीब से। किस तरतीब से लिखने हैं? उस तरतीब से लिखने हैं जिस तरतीब से आप वैल्यू पास करेंगे। अब बेहतर यही है कि यही वाली तरतीब फॉलो कर लें। ब्लॉग पोस्ट आईडी तो हमने इंसर्ट नहीं करना क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। हाँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टेड ऐड, अभी हम इमेज को डील नहीं करें। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्टेड ऐड, ये 3 चीजें हम डील करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्टेड ऐड। ये 3 फील्ड्स हैं जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। फाइन। अब आप यहां देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ब्लू हाईलाइट हो गया है। हालांकि डिस्क्रिप्शन तो हमारी फील्ड का नेम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है ये एसक्यूएल की एक कमांड भी है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड भी है। सो हम क्या करते हैं? हम यूं करते हैं कि हमारे पास जितनी भी फील्ड्स के नेम होते हैं उनको हम बैक टिक में क्लोज करते हैं। बैक टिक हमारे पास, ये जो आप ऊपर न्यूमेरिक कीपैड देखेंगे 1 2 3 टॉप पे फंक्शन की कीज के साथ, वहां स्केप की की के साथ होता है हमारे पास बैक टिक। हम बैक टिक में क्लोज कर लेंगे। याद रखिएगा, इनको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज नहीं करना, इनको हमने बैक टिक में क्लोज करना है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन को भी जैसे ही बैक टिक में क्लोज करूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे पास फील्ड का नेम है, ये यहाँ पे कीवर्ड नहीं है। इसी तरह ब्लॉग पोस्ट जो है ये भी टेबल का नेम है, इसको भी बैक टिक में क्लोज कर लेंगे। टेबल का नेम या टेबल की फील्ड्स के नेम, उनको हमेशा हम बैक टिक में क्लोज रखते हैं। okay? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज एक कीवर्ड है, सो ये ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 by 1 वैल्यूज पास करनी है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, क्योंकि हम 3 ही चीजें इंसर्ट करने जा रहे हैं। अब जिस तरतीब से हमने यहाँ कॉलम्स के नेम मेंशन किए हैं उसी तरतीब से हम वैल्यू पास करेंगे। जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो उस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टाइटल में मैं लिखता हूँ लर्न PHP और डिस्क्रिप्शन में इन दिस पोस्ट वी विल लर्न अबाउट PHP। ओके, एंड पोस्टेड एट, ये पोस्ट कब की गई? लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक डेट टाइम क्रिएट कर देते हैं। डेट टाइम हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? हमें पहले मेंशन करना है ईयर, देन मंथ, देन डे, देन स्पेस, देन आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकंड्स। हम कुछ इस तरह का फॉर्मेट मेंशन करते हैं। ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2025 एंड इट इज 11 and the date is 04 and let's suppose हम कोई भी टाइम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, जो भी। अब हमारे पास ये एक क्यूरी की स्ट्रिंग बिल्ड हो गई है। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो आप देख सकते हैं, इसको सेव करते हैं एंड इसे हम करते हैं रिफ्रेश एंड यू कैन सी इंसर्ट इनटू ब्लॉग पोस्ट। क्या इंसर्ट करना है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्टेड एट, उनकी corresponding values. Learn PHP will go to the title. In this post we will learn about PHP will go in the description and this date and a time will go in posted at. But अभी हमने सिर्फ कमांड लिखी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ कोई डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। ये तो हमने कमांड लिख के अपने पास सेव की है। अब इस कमांड को करना है एग्जीक्यूट। कहाँ करना है? अपने डेटाबेस में। लेकिन अब यहां तो हम नहीं कर सकते। हम कहां करेंगे? हम यहां करेंगे। कैसे? हमारे पास ये जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? डेटाबेस पे हमने परफॉर्म करनी है क्यूरी। अब ये जो है डेटाबेस एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज एक्सेस करनी हो ना तो हम उसको एरो के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, हमने इस ऑब्जेक्ट में से कनेक्ट एरर नंबर एक्सेस करना था तो हमने उस पे एरो यूज किया। इसी तरह अब हमें क्यूरी का फंक्शन चाहिए तो क्यूरी का फंक्शन भी हम इसी एरो के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्यूरी एंड देयर वी गो। क्यूरी एक फंक्शन है। हमने फंक्शंस पढ़े थे और हमने देखा था कि फंक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हमने यहाँ पे क्यूरी की जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पास कर देनी है। जैसे ही हम ये क्यूरी की स्ट्रिंग पास करेंगे, इसको सेव करें, आप इसको एग्जीक्यूट करें। आपने देखा पेज रिफ्रेश हो गया, हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद आप इसे रिफ्रेश करें।
जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा था वो इंसर्ट हो चुका है। इस तरह हम इंसर्ट करते हैं, बट अब हमें मैसेज भी तो देना है कि इंसर्शन हुई है या नहीं हुई। सो हम क्या करते हैं, इस इंसर्शन की जो क्यूरी है इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं ये हमें कुछ बताती है कि हाँ क्यूरी इंसर्ट हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है, या नहीं क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ये दोनों केसेस में हमें बताती है। हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अब हम इस रिजल्ट को डंप करके देखते हैं कि इस रिजल्ट में क्या आया। कंट्रोल एस, सेव एंड रिफ्रेश। सो यहां पे आ गया हमारे पास ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गई। सो अब हम यहां पे आसानी से कंडीशनिंग कर सकते हैं। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू देन हम यहां मैसेज दे देंगे इको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम कहेंगे कि डाटा इंसर्शन फेल्ड हो गए। ओके फाइन, अब हम इस डंप को ऑफ कर देते हैं, इसको करते हैं सेव और अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, बट अब हमने 3-4 बार पेज रिफ्रेश किया है। जितनी बार पेज रिफ्रेश किया है उतनी बार क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और उतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। हम चाहें तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, बट हम सीखेंगे कि यहां से डिलीट करने की बजाय हम बाहर से अपने वेब पेज से कैसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। यहाँ हमें एक और चीज़ सीखनी है, और वो क्या? वो ये कि जब एरर आएगा तो एरर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल एरर हो सकता है और वो किस तरह शो होगा। एरर की मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। पहली रीज़न, अगर तो कनेक्टिविटी नहीं हुई तो हम यहाँ नीचे तो प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। बट इन केस अगर हम यहाँ से आगे प्रोसीड कर जाते हैं, इट मीन्स कि डाटाबेस कनेक्टिविटी तो फाइन है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्यूरी की स्ट्रिंग बिल्ड की इसमें कोई एरर आ गया। लेट्स सपोज हमने टेबल का नाम ब्लॉक पोस्ट था, पोस्ट की बजाय हमने पोस्ट सिंगुलर यूज कर लिया। अब ब्लॉक पोस्ट के नाम से तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, सो ऑब्वियसली हमारे पास एरर आ जाएगा। जब हम इंसर्शन की तरफ जाएंगे, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो इसने मुझे एरर दे दिया, अनकॉट MySQLi SQL एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? टेबल ब्लॉगर डॉट ब्लॉक पोस्ट, ब्लॉगर हमारा डेटाबेस, डॉट ब्लॉक पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लोकेशन। ओके, सो अब उसने हमें लाइन नंबर 14 पे एरर दे दिया और उसने बता भी दिया कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी एरर आए, एरर से घबराना नहीं है, एरर को अच्छे से आप देखें, समझें। उस एरर में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है कि एरर है क्या और वो सॉल्व कैसे होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। लेट्स सपोज अगर हम इस एरर को फिक्स कर देते हैं और कोई और एरर जनरेट करते हैं, जैसे कि टाइटल का नेम चेंज कर दें, पोस्ट टाइटल। अब हमें पता है कि हमारे पास पोस्ट टाइटल के नेम से तो कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, बट इनकेस अगर हम गलत लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन हमें एरर फेस करना पड़ेगा। वो बता रहा है अननाउन कॉलम पोस्ट टाइटल। सो जब भी एरर आए, एरर से नहीं घबराना, एरर को पढ़ें तो एरर बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एरर है क्या। सो दैट्स क्वाइट सिंपल। अब हम इसको करेक्ट कर देते हैं और इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो ये थी हमारे पास इंसर्शन की कमांड, इंसर्शन का मैकेनिज्म। डेटाबेस को हम किस तरह एक्सेस करते हैं अपने वेबसाइट पे, वेब पेज पे, और किस तरह उसके टेबल्स में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। आई होप ये तमाम बातें अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी, बट स्टिल इन केस अगर कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि डाटा को रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।